हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका बॉम्ब का लेक्चर है और आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो आज हम उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारे पास सेकंड चैप्टर के टॉपिक है एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रोफेशनल एथिक। तो तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो मतलब होता है स्वभाव, किसी आदमी का स्वभाव। तो कोई भी एम्प्लॉई जब जॉब करता है तो जॉब के ऊपर, अपने काम के ऊपर उसका स्वभाव कैसा है, अपने काम के प्रति स्वभाव, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति स्वभाव और अपने काम को देखने का नज़रिया। जैसे यहाँ पर लिखा है, एटीट्यूड इज़ ए साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज evaluating स्टेटमेंट और जजमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स। ठीक है, अपने साथ वालों को देखना, जज करना, अपने इवेंट को देखना और ऑब्जेक्ट्स को देखना, तो वो होता है एटीट्यूड। और हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो वंस माइंड सेट्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और एटीट्यूड एक आदमी की दिमागी कंडीशन है जो डेवलप होती है उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ की वजह से। चाहे तो स्टार्टिंग से उसकी घर की एक्टिविटी से ये बन सकती है, जहाँ पर वो रहता है उसके एनवायरनमेंट की वजह से। जहाँ जब किसी की प्रमोशन होती है तो उसमें कुछ एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड ऐसा नहीं उसमें ज़्यादा स्वभाव चेंज हो, लेकिन स्वभाव अगर चेंज नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं आएगा, तो वो दूसरे से काम कैसे करवाएगा। तो ये एटीट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है किसी आदमी के लिए। जैसे हमने किया था भी वैल्यू ज़रूरी है, उसी तरह एटीट्यूड भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास है 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट है जैसे द रैशनल ओपिनियन बिहाफ, मतलब अगर उसको कुछ ऑप्शन मिल गई, किसी को उसकी प्रमोशन होगी, तो वो फिर अपने सब ऑर्डिनेट से काम कैसे करवाएगा और उनसे फ्रेंडली रहेगा। तो एटीट्यूड आना ज़रूरी है। ठीक है। इमोशनल कंपोनेंट, एटीट्यूड का एक इमोशनल कंपोनेंट है, मतलब उसके अंदर की फीलिंग के हिसाब से। बिहेवियरल कंपोनेंट, किसी में एटीट्यूड उसके बिहेव की वजह से आ जाता है। जैसे वो चाइल्डहुड से उसका बिहेव कैसा है, उसकी फैमिली का बिहेव कैसा था, तो जो एटीट्यूड आएगा उसे बोलेंगे बिहेवियरल कंपोनेंट। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। एटीट्यूड डेवलप्स एट अर्ली एज एंड गेट हार्डर एज वन ग्रो। एटीट्यूड के अर्ली स्टेज में ही आ जाता है, और साथ साथ ऐसा नहीं भी किसी की आदतें चेंज हो सकती है, किसी का स्वभाव चेंज हो सकता है। और जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है, आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, उसका एटीट्यूड भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। दैट इज़ वाई सम पीपल बिहेव दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द एटीट्यूड। तो कुछ लोगों के लिए अपनी आदतें चेंज करना, स्वभाव चेंज करना डिफ़िकल्ट है। बट रिसर्च शो करती है हमें, बट रिसर्च शो दैट द सिंसियर एंड प्रॉपर एफर्ट एटीट्यूड कैन बी चेंज। बट रिसर्च बोलती है भी एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, और अगर एटीट्यूड चेंज होता है तो वो हर एक के लिए हेल्पफुल है। उस आदमी के लिए भी हेल्पफुल है जिसने अपना एटीट्यूड चेंज करना है, उसके काम के लिए भी हेल्पफुल है, और उसकी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल है। तो जैसे हम आगे चलते हैं, एटीट्यूड 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिसर्च हैज़ इंडिकेट दैट द टाइप ऑफ वैल्यू वंस includes in his life shape the type of attitude a person develop। और सर्च बोलती है भी जो आदमी का जिस तरह का एटीट्यूड है तो उसकी लाइफ भी फिर उसी तरह हो जाती है उसके एटीट्यूड के हिसाब से। और एटीट्यूड के इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे एटीट्यूड बनता है हेरिडिटी, मतलब उसकी फैमिली के स्वभाव से। मतलब कहने का, जैसे किसी के फादर का स्वभाव गुस्से वाला है, दादे का स्वभाव गुस्से वाला था, तो उस आदमी का भी गुस्से वाला, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। ठीक है, एक फैमिली मेम्बर से दूसरे में आना, उसे हेरिडिटी बोलेंगे। अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट इन विच पर्सन हैज़ बीन बाउट अप, मतलब अगर किसी आदमी को प्रमोशन मिल गई या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसकी वजह से उसमें एटीट्यूड आना। वैल्यू, वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, जहाँ उसको कंपनी में नई पोजीशन मिल गई, उस वजह से जो एटीट्यूड आएगा। ठीक है। If you have positive attitude then you live a happy life।
इफ़ यू हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड देन यू विल लिव ए मिसरेबल लाइफ। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हैप्पी लाइफ जी रहे हो, और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, आप में मतलब अच्छा स्वभाव नहीं है, तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी रहे, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो एटीट्यूड ही हमें बताता है भी हम किसी अपने काम को या अपने साथ वाले एम्प्लॉय को कैसे देखते हैं, हम उसको कैसे फील करते हैं, अपने अराउंड जो वर्ल्ड है, हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है हमारी, उसमें हम कैसे रह रहे हैं। तो वो क्या चीज़ किस चीज़ पर निर्भर है, वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही निर्भर है। तो हर एक के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। अगर किसी का एटीट्यूड नेगेटिव है, कोई आपको बता रहा है भी आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उसको चेंज करना आपके लिए एक अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। जैसे फर्स्ट है, इट अफेक्ट्स द बिहेवियर और एक्शन ऑफ द पीपल। जो एटीट्यूड है किसी के बिहेवियर को, काम करने के तरीके को अफेक्ट करता है लोगों के। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सेप्शंस एंड इज़ हेल्पफुल इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और जो एटीट्यूड है वो हेल्पफुल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, मतलब आदमी की खुद की पर्सनैलिटी वैल्यू बनती है अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तो। इट रेफर्स टू फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। जैसे मैंने आपको बताया भी हमारा एक नज़रिया है लोगों के प्रति, हमारे काम के प्रति, हमारे व्यूज़ के प्रति, हमारा जो हमने काम करना है जिस चीज़ से उसके प्रति। तो एटीट्यूड ही हमारी फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करवाता है भी हमने ये काम कैसे करना है, अच्छे मन से करना है, अच्छी प्रोडक्शन करनी है या कैसे करना है। इट कैन बी इनडायरेक्टली ऑब्जर्व, और इसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इट इज़ लाइफ टाइम कंपेनियन, और एटीट्यूड लाइफ टाइम चलता है, कभी चेंज हो गया, वैसा आ गया, फिर दोबारा वैसे बन गए, गुस्सा आ गया, नरम दिली आ गई, तो ये लाइफ टाइम कंपेनियन है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है बिहेवियर। जैसे आपने पढ़ा है, हमने लास्ट डिस्कस किया एटीट्यूड, उसी तरह बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब भी स्वभाव है, लेकिन एटीट्यूड और बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंट है। बिहेवियर है भी जब हम जॉब पे चले गए, तो अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, हमारे काम के साथ, हम डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो बिहेवियर क्रिएट करना एक ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेवारी है। जैसे हम देखते हैं आर्मी के लोग हैं बहुत ही डिसिप्लिन फुल होते हैं, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अच्छे बिहेवियर में नहीं रहेंगे, तो उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी नहीं होगी, और कल को अगर कोई लड़ाई होती है तो फिर कैसे वहाँ पर काम करेंगे। तो बिहेवियर क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन ने भी, अपने जो रूल बनाने हैं जिनको एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करना है, तो वो ही किसी चीज़ का बिहेवियर, किसी आदमी का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे पास है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हाउ पीपल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। भी जो लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप में चाहे काम कर रहे हैं, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट परफॉर्मेंस एंड डोमिनेट रिजल्ट्स। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी फिर, बिहेवियर की। तो बिहेवियर को क्रिएट किसने करना है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ने। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स स्ट्रिक्ट है, हर एक एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है, तो अच्छा बिहेवियर, अच्छे से काम भी हो रहा है। तो जैसे हम स्टार्टिंग से ही बात करते आए हैं भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल है भी अपने गोल्स को प्राप्त करना, भी जो उनका टीचर है, जैसे प्रोडक्शन करनी है, कितनी करनी है, क्वांटिटी में करनी है, उस चीज़ को प्राप्त करना उसका मेन गोल है, पैसा कमाना। तो उसने अपने गोल को पूरा किससे करवाना है, इंडिविजुअल से, पीपल से, ग्रुप ऑफ पीपल से, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनसे ही गोल प्राप्त होगा उनका। तो उसके लिए फिर वो क्या करेंगे, अच्छा बिहेवियर क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा बिहेवियर क्रिएट करने के लिए वो सम रूल्स बने हैं जिसको हम फॉलो करते हैं काम के ऊपर, और हम अपने काम के प्रति मोटिवेट होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल अचीव करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं उनको स्ट्रिक्टली ओबे करवाना है अपने एम्प्लॉय से, और वो एम्प्लॉय रूल फॉलो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर की ज़रूरत है। और जो कंपोनेंट्स है, रूल्स है, उसमें ऐसा नहीं है भी आपने कोई फैसिलिटी नहीं देनी वर्कर को, हर एक तरह की फैसिलिटी भी देनी है।
जैसे पीने का पानी, चलने फिरने के लिए एरिया, वर्किंग टाइम, खाने पीने की सहूलत, ये सब देना है। तो एम्प्लॉय भी अपने काम से खुश है तो उसका बिहेवियर भी अपने काम के प्रति अच्छा है। तो जैसे हम देखते हैं भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है, ठीक है। तो वो लीडर का भी मेन काम होता है भी वो बिहेवियर क्रिएट करे, डिसिप्लिन क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपना काम अपने ग्रुप से, जैसे प्रोडक्शन का सुपरवाइज़र है तो उसका मेन काम है जो प्रोडक्शन लाइन है हेल्थी है, प्रोडक्शन लाइन, कोई मशीन में गड़बड़ नहीं है, रॉ मटेरियल जो आ रहा है टाइम टू टाइम आ रहा है, जो एम्प्लॉई है टर्नओवर कम है एम्प्लॉई की, ठीक है, छुट्टी कम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर भी, जो उनके रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियर साइंस। तो इसमें हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी जो बिहेवियर है एक साइंस है। साइंस मतलब जो एक्ट होती है, बिहेवियर कैसे एक्ट होता है भी, जहाँ पर हम रहते हैं हमारी सोसाइटी, जिस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उस तरह से हमारा बिहेवियर बनता है। और दूसरा ह्यूमन एक्शन। एक्शन मतलब जैसे हम अपनी फैमिली में जो भी काम करते हैं, हमारी फैमिली की ज़रूरतें हमसे पूरी हो रही है तो भी हमारा बिहेवियर अपने काम के प्रति अच्छा है। अगर हमें टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल रही और हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा और हम अपना काम भी अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भी बिहेवियर एक साइंस है जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर प्लस साइंस हम बोल सकते हैं रिलेटेड है। अगर बिहेवियर किसी का क्रिएट होना है तो वो उसके जॉब से भी होना है और प्लस उसकी सेटिस्फिकेशन से भी होना है, उसकी नीड से भी होना है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं बिहेवियर एक साइंस है। अगर कोई आदमी किस चीज़ से सेटिस्फाई है, जैसे अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग से रोका जाए तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। अगर उसको अच्छी डाइट नहीं मिल रही तो भी उसका बिहेवियर चेंज होगा उसका बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब हर एक का अलग अलग बिहेवियर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक आदमी तो है नहीं, नंबर ऑफ़ पीपल्स है 100 200 300 अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में हम कह सकते हैं भी हर एक आदमी का अलग अलग बिहेवियर है टू वर्ड हिज वर्क, अपने काम के प्रति और अपने साथ वालों के एम्प्लॉय के प्रति वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरों के प्रति, और वो अपना डिसीजन कैसे लेता है, ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, क्योंकि हर एक आदमी की अलग अलग एबिलिटीज़ है, अलग अलग उसमें स्किल्स है, और वो हर एक आदमी अलग अलग तरह से मोटिवेट है। कोई आदमी अपने काम से मोटिवेट है, कोई अपनी सैलरी से मोटिवेट है, कोई अपने साथ वाले एम्प्लॉयज़ के ग्रुप से मोटिवेटेड है। तो इसीलिए इंडिविजुअल बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट है, बिहेवियर साइंस से भी इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल बिहेवियर। और अगर इंडिविजुअल बिहेवियर को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। तो हमारे पास आगे चलते हैं। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या है? फिज़िकल करेक्टर, जिसका फिज़िकल करेक्टर कैसा है, अपने साथ वालों के साथ अपने घर में कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, खाने पीने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, एटीट्यूड कैसा है उसकी, वैल्यू, इंटेलिजेंस। और एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, उसकी पैसे की कंडीशन कैसी है, क्या वो अपनी जॉब से जो पैसा उससे सेटिस्फाई है या उसका कोई ऑक्सिलरी भी इनकम सोर्स है। सोशो कल्चर फैक्टर। सोशो कल्चर फैक्टर मतलब जिस सोसाइटी में वो रहता है उसमें वो सेटिस्फाई है, कोई उसको धर्म का भेदभाव तो नहीं है उसके साथ, कोई और तरह का भेदभाव, कोई जातिवाद का भेदभाव, तो वो चीज़ भी उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट सूटेबल है, सर्दी गर्मी वाला, किसी की बॉडी को फिट आता है वैसे। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ काम के ऊपर मिल रही है वो वाली। लीडरशिप, उसका लीडर कैसा है, जहाँ वो खुद लीडर है तो खुद लीडर होना, जहाँ किसी लीडर के अंडर काम करना, वो भी बिहेवियर को चेंज करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी जैसे काम, किसी काम में मन लगना, किसी में नहीं लगना, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने काम अलग दे दिया तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, तो वो चीज़ भी बिहेवियर को अफेक्ट करेगी।
रिवॉर्ड सिस्टम, कोई आदमी मेहनत कर रहा है जी जान से लेकिन उसको रिवॉर्ड ना मिले, ठीक है, तो उसका स्वभाव तो चेंज हो गई, तो वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल फैक्टर, जैसे हमने किया है फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स। फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाइट है, शेप है, विज़न है, वेट है, स्किन है, ये फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स आ गए उसके, ठीक है। और उसके बाद पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? खाने का ढंग, कपड़े पहनने का, उसका माइंड कैसे काम करता है, अपनी जॉब को कैसे देखता है वो, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी आएगी। एटीट्यूड, जैसे मैंने अभी पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है, एटीट्यूड का मतलब होता है किसी का स्वभाव, अपने काम को देखने का स्वभाव। और एटीट्यूड आता कैसे है? कई बार तो जन्म से ही होता है, अपनी फैमिली से होता है, ठीक है, वो चीज़ आ गई। वैल्यू, आदमी की वैल्यू, उसके पास जो मेन स्किल है जिसकी वजह से वो जाना जाए। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? उसके माइंड सेट कंडीशन, कितना इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। हार्ड वर्किंग है, अपने काम के प्रति कैसे एफर्ट करता है। तो ये सम पॉइंट्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आपको बस ये नाम पता होना चाहिए भी। फिजिकल करेक्टर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वैल्यू, इंटेलिजेंस। और इसको आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने जो बुक वाला है सेम टू सेम ही लिखना है। जैसे सेकंड है हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया भी, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? हम इसको, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब उसकी सैलरी से है। अगर वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई है तो वो अपना काम अच्छे से करेगा, टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, उसके घर की ज़रूरतें पूरी हो रही है अपनी सैलरी से, ठीक है, तो वो उसके बिहेवियर को भी चेंज करेगा। जैसे रेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट्स, सैलरी, स्टेबल इनकम, जॉब सिक्योरिटी, ये चीज़ें आ जाएगी इसमें। सोशल कल्चरल फैक्टर में क्या है? जिस कल्चर में वो पला बड़ा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो वो अपने त्यौहार आते हैं उनके अलग अलग तरह के, उनसे भी वो अफेक्टेड होता है, तो उसको भी, जातिवाद को भी हम बोल सकते हैं भी, वो उसका सोशल कल्चर फैक्टर है जिस हिसाब से उसका बिहेवियर डेवलप होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है लीगल फैक्टर, ठीक है, लॉज एंड रूल्स, जो लीगल फैक्टर में आ जाएगा, जो लॉज है ऑर्गेनाइजेशन के, जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, वो भी उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे, ठीक है। बोथ रूल्स एंड लॉज आर स्ट्रिक्टली एनफोर्सड बाय द लीगल सिस्टम, लॉ जनरली रिलेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और इसको हम बोल सकते हैं भी, जैसे जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उनके प्रति उनका नज़रिया देखने का लोगों को, वो भी उस चीज़ के बिहेवियर को चेंज करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जहाँ पर हमने काम करना है, तो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो चीज़ भी हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास फिज़िकल फैसिलिटीज़, जहाँ पर काम करना है वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी है हमारे लिए काम करने के लिए। मशीन का प्रबंध अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छी है, हवा का प्रबंध है, चलने फिरने के लिए जगह है, कंटीन है, खाने के लिए पीने के लिए पानी है, बाथरूम का प्रबंध है, ये चीज़ें आ जाएगी फिज़िकल फैसिलिटीज़ के लिए। और लीडरशिप आ गया। लीडरशिप, जो हमारा लीडर है हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ग्रुप का एक लीडर होता है, उसके स्वभाव से भी हमारा स्वभाव चेंज होता है। अगर वो स्ट्रिक्ट स्वभाव का है तो हमें सारा दिन काम पे लगाई रखेगा, ठीक है, तो भी हमारा बिहेवियर चिड़चिड़ा बन सकता है। अगर वो फ्रेंडली है हमारे साथ तो हमारा बिहेवियर अच्छा बन सकता है। तो लीडरशिप फैक्टर आ गया। लीडर किसने दिया है? ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दी वे इन विच डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मेड। स्ट्रक्चर मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करेगी। और ऑर्गेनाइजेशन की सम फैसिलिटीज़, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में आ गई। ऑर्गेनाइजेशन का काम, जैसे कहीं जगह पर प्रोडक्शन हो रही है, कई जगह पर सर्विसिंग का काम है, तो आदमी का मन सर्विसिंग में है, वो लगा प्रोडक्शन पे है, तो ये चीज़ भी उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। रिवॉर्ड सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया रिवॉर्ड, जैसे अगर कोई हार्ड वर्किंग कर रहा है लेकिन उसके काम को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तो बिहेवियर चेंज हो गई, अपनी जॉब भी छोड़ सकता है। जब अपना काम अच्छे से नहीं करेगा फिर वो बोलेगा भी दूसरे भी मेरे जैसे ही है, वो भी काम नहीं कर रहे, उनको क्या मिला मुझे क्या मिला, ठीक है, अपने आप को कंपेयर करेगा उनके साथ। तो रिवार्ड देना भी ज़रूरी है,
तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप बिहेवियर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम होता है ग्रुप में। एक ग्रुप में नंबर ऑफ़ पीपल आ जाते हैं, जैसे 5 आ गए, 10 आ गए, 7 8, जितने भी ग्रुप में लोग आ गए। कोई भी अकेला आदमी ग्रुप में काम नहीं करेगा। तो उस ग्रुप का बिहेवियर कैसा है वो डिपेंड करता है काम के ऊपर या किसी के एटीट्यूड के ऊपर। अगर ग्रुप में एक आदमी अच्छा नहीं है, मान लो 5 आदमी का ग्रुप है, एक आदमी अच्छा नहीं है, तो वो 4 लोगों को भी ख़राब कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने देखना है, या लीडर ने देखना है जिसने ग्रुप बनाने हैं, भी जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ 5 लोगों का, क्या उनकी आपस में बनती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। तो वो चीज़ डिसाइड करती है ग्रुप के बिहेवियर को। अगर पांचों आदमी हार्ड वर्कर है, अच्छे से काम करने वाले हैं, तो वो काम अपना अच्छे से भी करेंगे, प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं ग्रुप बिहेवियर। तो टाइप्स ऑफ ग्रुप है हमारे पास, 2 तरह के ग्रुप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या है, फॉर्मल ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम के रिलेटेड बनाए जाते हैं। जैसे कोई प्रोडक्शन करनी है, उसमें 5 या 10 आदमी चाहिए, तो उनका जो ग्रुप बनेगा वो उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे 5 मैकेनिकल वाले आदमी हैं, 5 कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो 5 उन लोगों में 5, 2 कंप्यूटर वाले चाहिए, एक मैकेनिकल वाला चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए। तो जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा फॉर्मल, मतलब काम के रिलेटेड बनेगा, टास्क के रिलेटेड बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पोजीशन के रिलेटेड बनेगा, तो उसे हम बोल सकते हैं फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप आगे 2 तरह का होता है, कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप होता है जो परमानेंट बनता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, किसी के स्किल के अकॉर्डिंग बने काम करने के लिए, वो हो गया कमांड ग्रुप। टास्क ग्रुप हो गया जो टेम्परेरी है इन नेचर में, किसी एक टास्क के लिए आदमी को ग्रुप में लाया जाए, ठीक है, तो उसे बोल सकते हैं टास्क ग्रुप। और दूसरा हमारे पास है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप को हम एक टेम्परेरी ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे हम 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, पार्टी कर ली, वो इनफॉर्मल ग्रुप है, किसी काम के लिए इकट्ठा हुए और जब पार्टी होगी तो फिर अलग अलग हो गए, ठीक है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे अगर कोई परेशानी आ गई, ठीक है, तो किसी की हेल्प करने जाना है, किसी काम के रिलेटेड करने जाना है, जैसे एक ग्रुप ने काम कर लिया, दूसरे ग्रुप का पड़ा है, उनकी हेल्प करनी है उस ग्रुप वालों ने, तो उसे हम बोलेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। एक फ्रेंडशिप टाइप ग्रुप हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकती है किसी की, ठीक है। तो जो मेंबर हो गए उस ग्रुप में वो इनफॉर्मल हो गए, परमानेंट नहीं हो गए। भी परमानेंट भी ऐसे 1 महीने के लिए परमानेंट ही काम करना है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उनकी साथ हेल्प करवानी है, तो उसे बोलेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप आगे 2 तरह का होता है, फ्रेंडशिप ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप जैसे फ्रेंड्स है, परमानेंट इन नेचर में, ठीक है। इनफॉर्मल में जो फ्रेंडशिप ग्रुप होता है वो परमानेंट होता है, किसी दोस्त की मदद करने जाना जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है। दोस्त तो परमानेंट ही रहेंगे अगर दोस्त बुलाएगा तो, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं परमानेंट इन नेचर। और इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, ये टेम्परेरी ग्रुप है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट काम करना, भी मेरा इस काम में इंटरेस्ट है, मैं लिया अभी तेरी मदद कर दूँ इस काम में, ठीक है, तो उसे बोल देंगे इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे इसने लिखा है देयर आर टेम्परेरी इन नेचर एंड आर डेवलप्ड अराउंड कॉमन इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़। कॉमन इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ की वजह से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। प्रोफेशनल और एथिक्स 2 अलग अलग टर्म्स है, जैसे यहाँ पर लिखा है। प्रोफेशनल का मतलब होता है जिस काम में वो परफेक्ट है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो हर एक का काम अलग अलग है, ठीक है, तो वो होता है प्रोफेशन, जिसे हम बोल देते हैं। और दूसरा है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है भी दूसरों के लिए मिसाल बनना, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो। इसको हम डिस्कस करेंगे, हम दोनों टर्म्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हैज़ बिकम फ्रॉम ग्रीक टर्म प्राइम नॉन नो केयर। मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, लिटरली मीन अबव ऑल नॉट मूविंग टू डू हार्म। मतलब कोई आदमी अपने काम में माहिर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वो अपने काम को अपने मन से करेगा जो उसने स्टडी की है। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी का ऑपरेशन करेगा, तो ऐसा थोड़ी सोचेगा भी अगर
ये मेरे से ऑपरेशन गलत हो गया तो आदमी का नुकसान हो जाएगा, वो ये सोचकर ऑपरेशन करेगा मैंने इसको ठीक करना है। और कोई इंजीनियर जब प्रोडक्शन करेगा वो ऐसा सोचकर थोड़ी करेगा भी रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो सोचकर ये मन में सोचकर काम करेगा भी मैंने कम से कम वेस्टेज करनी है और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है मैंने, वो मेरा प्रोफेशन है। उसी तरह टीचर है, वो सारी क्लास को एक तरह देखेगा, ऐसा थोड़ी कोई स्टूडेंट्स को छोड़ देगा। मतलब उसने जो काम करना है अपने मन से करना है ताकि किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो जैसे आप स्टडी कर रहे हो सम करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ प्रोफेशनल की, रॉथी ऑफ ट्रुथ। जैसे प्रोफेशन कौन कौन सा हो सकता है, ए प्रोफेशनल मे बी ए डॉक्टर, ए लॉयर, मैनेजर, टीचर और एन इंजीनियर tries to do his best not to do any harm to his client although he cannot make any such promise। बेस्ट करने के लिए उसने किसी के साथ प्रॉमिस नहीं किया, उसकी माइंड सेट कंडीशन है जी कि मैंने अपना काम बेस्ट करना है। और प्रोफेशनल कौन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है और जैसे कोई इंजीनियर हो सकता है। ठीक है, all that he can promise is that he will not knowing do any harm। The reason for its is trained and experienced। वो किसी का नुकसान क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड है जी, उसका जो प्रोफेशनल है उसका बिहेवियर है जी। ठीक है, और वो अपने काम में माहिर है, उसके पास स्किल है, एक्सपीरियंसड है, हैज़ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन विद अथॉरिटी। उसके पास स्किल्स है अपने काम को करने के लिए। हैज़ प्योर सूट ऑफ एक्सीलेंस थ्रू बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है वो। इज बाउंड बाय क्रिटेन एथिक्स ऑफ हिज प्रोफेशन कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो मतलब प्रोफेशनल का मतलब आप समझ ही चुके होंगे भाई, किसी काम में माहिर होना, उसका प्रोफेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। हैज़ ऑटोनॉमी, ही कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, सुपरवाइज्ड, डायरेक्ट बाय क्लाइंट। कोई क्लाइंट डॉक्टर को नहीं बोल सकता भी आप ऐसा करो, लायर को कोई उसका क्लाइंट नहीं बोल सकता भी आप ऐसे मेरा केस लड़ो। ठीक है, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। हैज़ ऑटोनॉमी है। ठीक है, ही इज़ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। जो प्रोफेशनल है किसी काम में वो प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। पब्लिक मतलब लोगों के लिए भी है, अपने खुद के लिए भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एथिक्स। एथिक्स मीन क्या होता है, मॉरल। मॉरल मतलब दूसरों के लिए मोटिवेटेड होना, भी दूसरे सोचें भी मैं इस जैसा डॉक्टर बनूं, इस जैसा इंजीनियर बनूं, तो उसे हम बोलेंगे एथिक्स। उसके एथिक्स क्या है। और हम बोल सकते हैं भी जो एथिक्स है वो हमारे लिए इंडिकेटर का काम करते हैं भी हम कहाँ पर राइट है, कहाँ पर रॉन्ग है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। भी क्या लोग ऐसा सोचते हैं मैं इस जैसा बनूं, जैसा सोचते हैं मैं इस जैसा ना बनूं। तो मतलब कह सकते हैं वो हमारे लिए एक इंडिकेटर्स है भी, जिससे हमें पता चलता है भी हम लोगों के लिए कैसा नजरिया रखते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंपली हम बोल सकते हैं एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल्स, भी हम दूसरों के लिए मॉरल कैसे बन सकते हैं। तो उसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल, प्रॉपर टर्म होगी हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स। तो एथिक्स के सम करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं हमारे पास। एथिक्स इज कलेक्टिव टर्म फॉर प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल कंडक्ट। ठीक है, एथिक्स क्या है, हमारे सिद्धांत है जो जिन सिद्धांतों के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, ब्रिंग प्रिंसिपल्स एथिक्स कैन बी ए टफ एंड in this way help to establish journal standard of personal conduct throughout the society। जो प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए है, सोसाइटी के लिए। जैसे अगर हम अच्छे इंजीनियर हैं तो इंजीनियर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी गाड़ी की प्रोडक्शन में हम लगे हैं, तो गाड़ी किसके लिए है, लोगों के लिए है। तो समाज में अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए हम। ठीक है, एथिक्स ऑफ प्रोफेशन फिक्स द स्टैंडर्ड विद विच द कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन दैट प्रोफेशन इज़ कंपेयर्ड। और हमारे जो एथिक्स है वो उसको कंपेयर किया जाता है हमारे प्रोफेशन के साथ। ठीक है,
क्यों किया जाता है भी, क्या जिस काम में मैं माहिर हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, क्या मैं वही काम अच्छे से कर रहा हूँ या कोई और कर रहा हूँ। तो और ये सम पॉइंट्स और है, एथिक्स ऑफ ए प्रोफेशन स्ट्रेस इनटू बीइंग टोटली ऑनेस्ट बट इट इज़ नॉट ऑलवेज बाउट इनटू प्रैक्टिस। एथिक्स ही हमें अपने काम के प्रति ऑनेस्ट बनाते हैं। जो एथिकल गाइडेंस है वो नंबर ऑफ सोर्स से हमारे में आती है। कहाँ से आती है? रिलीजियस बिहाफ, फैमिली, स्कूल, टीचर, नेबर, फ्रेंड्स, जो हमें मोटिवेट करते हैं उसे उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड बिहेवियर बनता है और हम एथिकल बनते हैं दूसरों के लिए। द एथिक्स ऑफ अ प्रोफेशन आर सेम एट ऑल प्लेस एंड एट ऑल द टाइम। अगर हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है, ठीक है, वो अच्छा है, हम अपने मन से काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं भी आज ही अच्छा है तो लाइफ टाइम के लिए ही अच्छा बना रहेगा। जैसे इन दी कंटेंट्स ऑफ एथिक, महात्मा गांधी मेंशन दैट द फॉलोइंग 7 इल्स ऑफ सोसाइटी शुड बी अवॉइडेड। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, wealth without work, pressure without pleasure without concerning, knowledge without character, science without humanity, commerce without morality, worship without sacrifice। तो ये महात्मा गांधी जी ने हमें 7 इल्स बताए हैं एथिक्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। एक तो होता है इंटरनल एथिक और एक होता है एक्सटर्नल एथिक। इंटरनल एथिक में क्या है? दी एथिकल रूल्स विच ए पर्सन फॉलो इन ऑर्डर टू कीप हिज करेक्टर क्लीन एंड ट्रू टू हिज प्रोफेशन। मतलब जो उसके अंदर के एथिक्स है अपने करेक्टर को क्लीन और ट्रू रखने के लिए, वो है इंटरनल एथिक्स। और एक्सटर्नल एथिक क्या है? द एथिकल रूल विच ए पर्सन फॉलो टू मेक हिमसेल्फ ऑनेस्ट एंड एथिकल विद हिज क्लाइंट एंड अदर अमंग इन कंटेक्ट विद हिम। और जो अपने काम को ऑनेस्टली के लिए करने के लिए हम अपना काम ध्यान से करते हैं, मन से करते हैं, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल एथिक्स, ठीक है। अपने क्लाइंट के प्रति बोल सकते हैं, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना बोल सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के प्रोफेशनल एथिक्स है, इंटरनल एथिक्स और एक्सटर्नल एथिक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास नीड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक। जैसे हम जिस वर्ल्ड में, जिस समाज में रहते हैं, तो हम कोई भी काम अपने आप से नहीं कर सकते। अगर हम एक काम में परफेक्ट है तो दूसरा काम हमें किसी से करवाना पड़ेगा। जैसे हमने अपना घर बनाना है तो हम मिस्त्री को लाएंगे। अगर हमने कोई सब्ज़ी लेनी है तो हम बाज़ार से लेकर आएंगे। अगर फ्रूट लेना है तो मार्केट से लेंगे। उसी तरह हर एक चीज़ हम अपने घर में डेवलप नहीं कर सकते। अगर हम बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा तो हम लॉयर के पास जाएंगे। तो इसीलिए हर एक आदमी में प्रोफेशनल एथिक होना ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि वो ही एक प्रोफेशनल एथिक है जिसके थ्रू लोग हमके ऊपर विश्वास करें। हमारा प्रोफेशन है और एथिक है, हम दूसरों के लिए मॉरल है, ठीक है। तो किसी ना किसी काम के लिए किसी के ऊपर विश्वास तो करना ही होगा। अगर हम इंजीनियर है तो हमारे ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन और लोग विश्वास करेंगे कि इस आदमी ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो अच्छा है। उसी तरह डॉक्टर है, हम सिटी में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स देखते हैं, तो हमारा विश्वास तो किसी एक के ऊपर ही बना होता है जिसके पास हम मेडिसिन लेने जाते हैं। अगर हमने ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, तो हम डॉक्टर का बायोडाटा थोड़ी ना फरोलते हैं, उसके ऊपर हमारा भरोसा है। क्यों है? क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है और वो अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोफेशनल एथिक होना आज के समाज में ज़रूरी है, इसे हम बोल सकते हैं। तो चैप्टर थोड़ा लंबा था और होप है आपको आसानी से समझ आया होगा। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप इसको दोबारा फिर देख सकते हो वीडियो को। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।